3 किलोमीटर तक ऐसे बैरिकेडिंग है, 3 किलोमीटर। Our own people have been barricaded from entering. ये सब फैसले हमारे किसान को आत्मनिर्भर बनाएंगे। भाई वहाँ तो राजा ने अपने आप किले बंदी कर ली, हमारे जाम करने की जरूरत नहीं। हम अनाज बो रहे थे, वहाँ पर वकील बो रहे थे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। पिछले 70 से 71 दिन हो गए हैं किसान आंदोलन को चलते हुए, लेकिन पहली बार देखा जब विपक्ष को यह एहसास हुआ कि किसान आंदोलन के बीच जाकर किसानों के कंधे से कंधा मिलाकर शायद वो अपनी जमीन सींच पाएंगे। आज गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी तादाद में विपक्षी खेमे के सांसद पहुंचे, हालांकि वहां से वापस लौटे, लेकिन मैसेज दिया कि किसानों के साथ उनका भी हाथ है। और इसी बीच में प्रियंका वाड्रा आज रामपुर पहुंची। रामपुर जिस परिवार से मिलने वो पहुंची, वहां भी उन्होंने किसान आंदोलन का जिक्र किया। ये सरकार इस समय किसान आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है और ऐसे में जरूरी है कि विपक्षी आगे निकलकर सामने आए। बड़ी खबर यह है कि लोकसभा की कार्रवाई फिलहाल शाम 7 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हंगामे के बीच में ये बार बार हो रहा है जब सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ता है। वही सिलसिला आज भी हुआ है। कृषि कानून को लेकर संसद में जोरदार बहस चल रही थी। इसी बीच में बढ़ते हंगामे के बीच में इसे फिलहाल स्थगित करना पड़ा, लेकिन दूसरी तरफ किसान तैयारी कर रहे हैं चक्का जाम की। एक दिन बाकी है, 6 फरवरी को तमाम किसान संगठन चक्का जाम करने का ऐलान कर चुके हैं। और इसी बीच में विपक्ष है जो सरकार को घेर रहा है। सदन के अंदर चर्चा की मांग की जा रही है और जब जब किसानों का मुद्दा उठ रहा है तब तब हंगामा हो रहा है। किसान आंदोलन की सूरत को अगर समझना है या किसान आंदोलन किस दिशा में जा रहा है ये समझना है तो इन चारों तस्वीरों को आप देखिए। गाजीपुर बॉर्डर पर आज सुबह विपक्षी सांसद पहुंचे और वो सांसद पहुंचे जो किसान आंदोलन पर शायद अभी तक उत्तर प्रदेश के इस बॉर्डर का नाम नहीं जानते होंगे जहां वो आज गए थे। एक और तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रियंका वाड्रा जो कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश की महासचिव है, इसलिए उत्तर प्रदेश की सियासत में उनकी एंट्री क्यों नहीं होगी। आज वो तस्वीर भी दिखी, उन्होंने रामपुर में जाकर ये समझाया कि आखिर उनके लिए इस किसान आंदोलन पर बात करना और सरकार को घेरना यूपी के चुनाव के मद्देनजर कितना जरूरी है। जबकि गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर कहीं भी कांग्रेसी नेता नजर नहीं आते हैं। महापंचायत में अब 1-2 के बाद 5 प्रस्ताव हो गए। जो किसान कल तक कहते थे 3 मांगे हैं, अब दरअसल वो 5 तक पहुंच गई हैं। जींद के अंदर हुई महापंचायत में राकेश टिकैत की मौजूदगी में 5 दरअसल प्रस्ताव इसी महापंचायत में पास किए गए हैं सरकार को घेरने के लिए। एक और तस्वीर आप देख रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर जैसे पुलिस ने कील और नुकीले तार लगाए थे, नुकीली कील लगाई थी, उनको आज हटाते हुए कीलों को खासकर पुलिस नजर आई थी, जिसके बाद से सफाई दी गई कि दरअसल लोगों की आवाजाही में दिक्कत हो रही है, इसलिए इन्हें किसी और जगह पर सुरक्षा के मद्देनजर लगाया जाएगा। लेकिन जो 5 प्रस्ताव महापंचायत में पास हुए वो भी देखिए कौन कौन से हैं। किसानों का कर्ज माफ हो, जो किसान इस समय कर्ज में डूबा हुआ है सरकार उसकी मदद करे, कर्ज माफी होनी चाहिए। तीनों कृषि कानून वापस हो, ये प्रस्ताव महापंचायत में पास किया गया है। जो किसान 26 जनवरी के मौके पर किसान आंदोलन से जुड़े हुए पकड़े गए थे उन्हें दरअसल रिहा किया जाए, उनके ट्रैक्टर छोड़ दिए जाएं। जो भी इस समय किसान गिरफ्त में है, हिरासत में, उन्हें छोड़ा जाए। स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाए। सरकार कुछ हिस्से लागू करके बच नहीं सकती है, एमएसपी का कानून भी बने। पहले जो 3 मांगे थी अब बढ़कर वो 5 तक पहुंच गई हैं। अब किसान आंदोलन एक नया रुख ले रहा है। यकीनन बहुत सारे विपक्षी दल हैं जो इस समय सोच रहे हैं कि अलग अलग राज्यों के अंदर होने वाले चुनावों में शायद अन्नदाता उनका साथ देगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इसी के बाद खास मेहमान जुड़ेंगे और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। किसानों के नाम पर जमकर सियासत हो रही है। देश से लेकर विदेश तक हर कोई आंदोलन की आड़ में मौका तलाश रहा है। ये तस्वीरें उसकी बानगी भर हैं। एक तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा हिंसा के दौरान ट्रैक्टर पलटने की वजह से जान गंवाने वाले किसान के परिवार से मुलाकात करने उत्तर प्रदेश के रामपुर पहुंची।
तो दूसरी तरफ किसान आंदोलन का हेडक्वार्टर बन चुका गाजीपुर विपक्षी सांसदों का अड्डा बन रहा है। श्रोमणी अकाली दल से लेकर डीएमके और एनसीपी से लेकर तृणमूल कांग्रेस तक करीब 15 विपक्षी सांसद किसानों से मिलने गाजीपुर पहुंचे। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी की वजह से उन्हें बेरंग ही लौटना पड़ा। देखिए, मैंने वहां भी कहा कि हम पूरी तरह से किसानों के साथ खड़े हैं, नवनीत जी के परिवार के साथ, उन सब शहीद किसानों के साथ और उन सब किसानों के साथ जो आज भी इतने दिनों बाद, महीनों के संघर्ष के बाद दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। इधर आके देख रहे हैं तो हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते हमको इतना ये देख के भयानक डर लग रहा है। तो जो वो बेचारे अंदर बिना पानी के, बिना बिजली के, बिना खाने के, बिना टॉयलेट्स के 3 किलोमीटर तक ऐसे बैरिकेडिंग है, 3 किलोमीटर, जो उनको अंदर दोनों तरफ से इस तरह बंद किया हुआ है, उन बेचारों के क्या हालात होंगे। और हम कह रहे हैं हमें आगे जाके देख लेने दीजिए। तो ये देखिए, हमारे लिए एमपीज के लोगों के चुने हुए नुमाइंदों के लिए कैसे तैयार होके अपना बैठे हैं यहाँ पे हमें रोकने के लिए। Definitely, like this is completely against human rights. It's a human rights violation, and representatives from different parties have come here to actually come and see what this is. We've been seeing it on the television and the press. We wanted of barricades, barbed wires, iron spikes, and concrete walls built to keep our own people away. And even if there's a medical emergency, you can't reach them, they can't reach out, and internet has been completely cut off. इधर गोरखपुर में चौरी चौरा कांड के शताब्दी समारोह में उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री एक बार फिर से किसानों का जिक्र करते नजर आए। एक बार फिर किसानों को आश्वस्त करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा, ना तो किसानों की जमीन छीनी जा रही है, ना ही कोई किसानों का हक छीन सकता है। प्रगति का सबसे बड़ा आधार हमारा किसान भी रहा है। चौरी चौरा के संग्राम में तो किसानों की बहुत बड़ी भूमिका थी। किसान आगे बढ़ेंगे, आत्मनिर्भर बने। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद गाजीपुर बॉर्डर से पुलिस ने किलो की बैरिकेडिंग भी हटा दी। हालांकि सियासी पंडितों का मानना है ऐसा सरकार ने चौतरफा घिरने की वजह से किया है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कीले हटाए जाने पर यह कहा है कीले हटाई नहीं जा रही, बल्कि इनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं सियासत की इस उठापटक के बीच किसानों ने भी अपनी रणनीति बदल दी है। किसानों ने अब सीधा गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से बातचीत की जिद शुरू कर दी है। इस जिद के बीच अब किसानों के आंदोलन में विदेशों से आ रही बयानबाजियां भी सुर्खियां बटोर रही हैं। देसी आंदोलन पर विदेशी हस्तक्षेप को लेकर विदेश मंत्रालय पहले भी ऐतराज जता चुका है, लेकिन अब भारत ने सख्त लहजा अख्तियार करना शुरू कर दिया है। अब स्वीडन की रहने वाली पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के भड़काऊ ट्वीट को लेकर दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया है। ग्रेटा के खिलाफ धारा 153A, 120B के तहत FIR दर्ज की गई है। ग्रेटा थनबर्ग ने किसानों के समर्थन में किए गए अपने ट्वीट में भारत की सत्तारूढ़ पार्टी पर सवाल उठाए थे। ग्रेटा ने ट्वीट कर कहा था, भारत सरकार पर किस तरह दबाव बनाया जा सकता है, इसके लिए उन्होंने अपनी कार्य योजना से संबंधित एक दस्तावेज भी साझा किया, जो भारत विरोधी प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा है। इसकी काफी निंदा भी हुई। न्यूज डेस्क, JK 24। चलिए इसी पर बात करेंगे खास मेहमानों के साथ अगले आधे घंटे की। आखिर किसान आंदोलन के नाम पर जो किसान अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, वहां अगर सियासी हो हल्ला होगा तो सरकार और किसान कैसे आमने सामने बैठकर उस बात को, उस परेशानी को
हल कर पाएंगे, जिस पर अब विश्व के तमाम ऐसे लोगों की नजर है जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर और दुनिया में भी प्रभाव रखते हैं, खासकर अच्छी खासी तादाद में लोग उन्हें फॉलो करते हैं। और इस मामले में दिल्ली में एक FIR भी हुई है। इसी पर बातचीत के लिए किसान नेता विजय जवंधिया जी हमारे साथ हैं। विजय जवंधिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से गौरव जैन जी आ गए हैं। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में बीजेपी से खेमचंद शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे गौरव जैन जी, अब तो संसद नहीं दुनिया में मुद्दा गूंज रहा है किसान आंदोलन, लेकिन इसमें भी दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये कि वाकई में कोई किसानों की मदद करना चाहता है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम एक और बदनामी मोल ले रहे हैं। जो हम देख रहे हैं एंटी गवर्नमेंट कैंपेन ज्यादा है, किसानों का सपोर्ट कम दिख रहा है उसमें। जी देखिए, जितनी भी ये कैंपेन चल रही है, ये कैंपेन किसानों ने स्टार्ट नहीं की। ये कैंपेन वहां पर है सरकार की जिद की वजह से। वहां पर किसान अपनी समझ वहां से अब जानबूझ के नहीं बैठे हैं। सरकार चूंकि उन्हें रोक रही है, वहां पर कटीले तार बिछा रही है। पूरे वहां पर आप देखें किस प्रकार से लोगों को पकड़ा जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है। आज हमने देखा था जो मनदीप वो थे, उनको पत्रकार थे, उनको डाला गया जेल में। तो हर तरीके से जब आप इतने सारे लोगों को जेल में बंद करते हैं, इलीगली बंद करते हैं, तो पूरे में चर्चा होती है। और ये सिर्फ इशू हिंदुस्तान का नहीं है, आज देखिए ग्लोबल वर्ल्ड है। यहाँ पर कोई भी अब विदेश में जब कैपिटल हिल पे हमला हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट करा था, नहीं करा था? क्या वहां के विदेश मंत्रालय ने बोला कि आप हमारे इंटरनल मामले में हस्तक्षेप नहीं करिए? तो देखिए, भारत में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके रिश्तेदार अमेरिका में रहते हैं, जिनके रिश्तेदार पंजाब वहां पर रहते हैं, आपके ब्रिटेन में रहते हैं। तो क्या वो अपने लोगों के लिए नहीं बोल सकते? क्या उनका हक नहीं है कि अपनी सरकार के पास जाएं और बोलें कि भारत सरकार से मिली कि ये तो हो रहा है, गलत हो रहा है? बेसिक ह्यूमन राइट्स जो होते हैं वो किसी देश के ऊपर निर्भर नहीं रहते, वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे काम करते हैं। और जो बेसिक ह्यूमन राइट है, जैसे आपका खाने का, पीने का, घूमने का और इंटरनेट को भी बेसिक ह्यूमन राइट माना गया, तो इन्हीं सारे राइट्स का हनन हो रहा है। और उसी को लेकर पूरे देश में, पूरे विदेश में जो है भारत सरकार की थू-थू हो रही है। और ये भारत देश की नहीं, भारत सरकार की थू-थू हो रही है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। गौरव जैन जी, आपने फिर देखा नहीं है जो दिल्ली पुलिस ने भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अब से कुछ ही देर पहले की है, कि आप अपने विचार को रखने के लिए स्वतंत्र हैं, प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है कि आपका मन करेगा तो आप गवर्नमेंट के खिलाफ लिखेंगे और उन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जो शायद आपको भी सुनने में बुरा लगेगा, जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि कमजोर वर्ग का ना सुनना, ये तो हमारा इतिहास रहा है। आपको अच्छा लगेगा ये सुनना कि आपकी सरकारों में भी आपने कमजोर वर्ग को नहीं सुना? देखिए, एक मुझे याद आता है, गणेश शंकर विद्यार्थी जी थे, पत्रकार थे। वो बोलते हैं कि जो सच्ची पत्रकारिता है वो सरकार के खिलाफ बोलना ही है। अगर आप सरकार का साथ दे रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है। क्या आप उन्हें एंटी नेशनल बोलेंगे आज के टाइम पर? गौरव जैन जी, मैं आपसे सवाल ये पूछ रही हूँ कि उसमें देश के इतिहास में तो कांग्रेस की भी सरकार रही ना। बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस की सरकार अभी तो नहीं है ना। जब हमारे समय में आंदोलन हुआ था तो हमने फिर आप ये नहीं देख, फिर आपने ये देखा ही नहीं है कि विदेशी मीडिया में या विदेशी कलाकार क्या लिख रहे हैं? वो ये नहीं लिख रहे हैं कि मौजूदा सरकार के खिलाफ खड़े हो जाइए, वो ये लिख रहे हैं कि मानवाधिकार का उल्लंघन करना, कमजोर वर्ग को ना सुनना, ये भारत का इतिहास रहा है। क्या बोला आपने? सुन नहीं पाया। मैं ये कह रही हूं कि जिनकी बात आप कर रहे हैं कि मौजूदा सरकार के खिलाफ खड़े होना, ये जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसका जिक्र नहीं हो रहा है। जिक्र ये हो रहा है विदेशी मीडिया में बड़े बड़े चेहरे हैं जिनके नाम पर FIR दिल्ली में हो रही है, वो ये नहीं कह रहे कि मौजूदा सरकार के खिलाफ कुछ करिए। वो मेंशन कर रहे हैं कि मानवाधिकारों का उल्लंघन करना, कमजोर वर्ग की आवाज को ना सुनना, ये भारत का इतिहास रहा है। क्या ये हमारे लिए अच्छा है? तो वो अब किस इशू पे बोल रहे हैं, या वो जाति व्यवस्था पे बोल रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था पे बोल रहे हैं, ये मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वो बयान पढ़ा नहीं। देखना चाहिए गौरव जैन जी, देखना चाहिए। एक के बाद एक टूल किट अपलोड हो रही है, ये एक्शन लीजिए, फिजिकल एक्शन ये होगा, ट्विटर किसको टैग करना है, क्या हैशटैग का इस्तेमाल करना है, और उसमें भारतीय सरकार नहीं, भारत के इतिहास को समेटा जा रहा है, बताया जा रहा है कि हम क्या करते हैं। मैं आपसे और भी सवाल लूंगी, तब तक बीजेपी से खेमचंद जी हमारे साथ आ जाएंगे। विजय जवंधिया जी, आप चाहते थे सपोर्ट मिले, आप चाहते थे सरकार आपकी बात सुने। सरकार ने बार बार कहा कि आइए किसानों से बात करेंगे, किसानों की बात सुनेंगे, और आज फिर प्रधानमंत्री ने एक मौके पर इस बात का जिक्र किया कि किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा, मैं भरोसा देता हूं। आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री भरोसा दें कि कानून वापस होगा, तो जब प्रधानमंत्री भरोसा देते कि आपको नुकसान नहीं होगा तो आप भरोसा नहीं करते?
देखिए, चौरी चौरा का भाषण मैंने सुना और जी। आपने भी कहा जी। और मैंने चौरी चौरा के भाषण पे ही आज मोदी जी को ये चिट्ठी डाली हूँ जी। और इसमें लिखा हूँ कि आपके 3 कानूनों से किसानों को फसल के दाम बाजार में नहीं मिल रहे, वो रुपए के अवमूल्यन के कारण मिल रहे हैं। रुपया 72-73 रुपए का डॉलर हो गया करके कुछ चीजों के दाम एमएसपी के आसपास मिल रहे हैं। मैंने आज ही डाला हूं ये चिट्ठी मोदी जी को, आशा करता हूं कि इसका जवाब मिलेगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी है, इसका मतलब प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं वो अगर हमको नहीं जचा तो उसका विरोध करने का हमको अधिकार नहीं है क्या? मैं आपके माध्यम से कांग्रेस वाले के सामने ये बात करता हूं कि हमने महाराष्ट्र में जब शेतकरी संगठना का काम शुरू किया तो हमने नेहरू नीति का दहन किया था। उस समय कांग्रेस ने कभी हमको इस तरह से ट्रीटमेंट नहीं किया। हमने मैनमेड फाइबर का विरोध करने के लिए राजू वस्त्र की होलियां किए और पंजाब में जाके भी मैंने की हूं, क्योंकि मैं ऑल इंडिया का प्रेसिडेंट था। तब भी कांग्रेस ने हमको कभी इस तरह से नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि लोकशाही में अपना बात कहने का अधिकार है, विरोध करने का अधिकार है। आज क्या स्थिति है, मोदी जी के लिए अच्छी बात कहेंगे आप तो आप बड़े अच्छे हो, और मोदी सरकार के विरोध में कहेंगे तो आप बहुत खराब हो। ये जो अंतर्राष्ट्रीय लोगों ने कुछ ने बोला है, तो हमने तो कभी ये नहीं कहा कि आइए हमारे समर्थन में। पर मैं आज का ही उदाहरण देता हूं, अमेरिका के राष्ट्रपति ने आज 3 कानूनों का समर्थन किया तो उसके पे कोई नहीं बोल रहा है। फिर क्या अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के किसानों के खिलाफ नहीं बोल रहा है क्या? एक और बात, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अब की बार ट्रम्प सरकार ये अमेरिका में बोला तो उनके अंतर्गत इसमें हमारे प्रधानमंत्री ने हस्तक्षेप नहीं किया क्या? बड़ी नम्रता से मैं कहता हूं कि किसान आंदोलन किसी को इन लोगों को जानता नहीं है, गांव का आदमी किसी को इसको जानता नहीं है। इनके समर्थन से कोई ये आंदोलन चल नहीं रहा है। अगर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है तो भारत सरकार ने उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। हमारा कोई विरोध नहीं है, परंतु वो अगर आपके समर्थन में बोलते हैं तो फिर आप उसको गोदी में बैठाओगे। इसी को तो गोदी मीडिया कहते हैं ना। किसकी बात कर रहे हैं आप? सभी की बात कर रहा हूं मैं। सभी कौन? मतलब जो प्रचार तंत्र में किसानों को अतिरेकी घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूं। विजय जवंदिया जी, बहुत बड़े ही सरल शब्दों में मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, तो यहाँ कौन सा मीडिया क्या कर रहा है वो कभी चर्चा होगी तो आपसे बात करेंगे। लेकिन ये बताइए, अगर मीडिया ही नहीं होगा, मीडिया के सामने आकर बैठेंगे ही नहीं, तो आपकी बात चलेगी? या वैश्विक नेता या वैश्विक स्तर पर जो कलाकार आज बातें कर रहे हैं, मीडिया ही दिखा रहा है ना सारी चीजें। अब कौन क्या कैसे फ्रेम करके दिखा रहा है उस पर एक्शन होता है। अगर आप गलती करेंगे तो क्यों नहीं एक्शन होगा? अगर ये एक सवाल है कि सरकार के से कोई नाराजगी आपकी है, आपको कानून वापस करने हैं, संसद में हंगामा हो रहा है, रोज सांसद सवाल को उठा रहे हैं, मीडिया भी आपको बुला बुलाकर आपसे बात करना चाह रहा है, और उसमें बीजेपी, कांग्रेस, एंटी गवर्नमेंट एलिमेंट से सबकी आवाज सुनी जा रही है, तो इसमें कहीं फेवरेट या गोदी मीडिया का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि आप जहां जाकर जो बात कहते हैं कि आपको कहने की आजादी नहीं है क्या? आजादी है। आपने कहा हमें दबाया जा रहा है, सरकार हमें विरोध नहीं करने दे रही है। बताइए कहां आंदोलन खत्म हुआ? आप विरोध नहीं कर रहे हैं क्या आज? नहीं, देखिए मैं वही तो कह रहा हूं ना कि हम हमारा विरोध कर रहे हैं, पर आप क्या प्रचारित कर रहे हैं कि ये अतिरेकी है, ये खालिस्तानी है, इनके पीछे तो बहुत जवाब देंगे ना। अगर खेमचंद जी आएंगे बीजेपी से, आपके सवाल का जवाब लेंगे। मेरा सवाल यह है कि 2 दिशाएं दिख रही हैं आंदोलन की, मैं कहूंगी आज 3 दिशा हो गई हैं। एक दिशा में किसान जा रहा है, अपनी परेशानी सरकार को बताने के लिए हर जतन कर रहा है। दूसरी दिशा विपक्ष ने पकड़ी है, आपके कंधे पर सवार होकर इस राज्य उस राज्य कहां से सांसद आ रहे हैं बताने के लिए कि हम तो आपके साथ खड़े। 70 दिन से कहां थे तमाम लोग? तीसरी दिशा जो वैश्विक स्तर पर दिख रही है कि इतिहास भारत का देखिए ऐसा ही रहा है, यहां टॉर्चर होता रहा है, इनके एम्बेसी के बाहर जाकर हल्ला करिए, क्या ये अच्छा है? देखिए, जहां तक के विदेश की बात है, जहां से ये हो रहा है उन देशों का नाम भारत सरकार ने जाहिर करना चाहिए और उन देशों से अपने राजदूत वापस लेने चाहिए। हम भारत सरकार का स्वागत करेंगे। जब रहा सवाल विपक्ष का, तो किसान तो वोटर भी है ना। हमारे देश में डेमोक्रेसी है और दिल्ली में संसद चल रही है, तो विपक्ष के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाकर देखे
क्या हो रहा है क्या नहीं, क्या बिगड़ता है इसके अंदर? क्या उनको हमने नेतृत्व दिया है? क्या हमारे किसान नेताओं ने अपना नेतृत्व निकालकर विपक्ष के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नेतृत्व दे दिया? नहीं हुआ है, उनको मंच भी नहीं दिया है। मुझे समझ में नहीं आता। देखिए मैं आपको बताता हूं ना, चंडीगढ़ में हमने जब घेराव किया था इंदिरा गांधी के शासन के खिलाफ, तब भी विपक्ष हमारे साथ में आता था ना। सवाल, अरे ये तो लोकशाही है, ये डेमोक्रेसी है। मुझे ऐसा लगता है इससे आप जोड़िए मत। और दूसरा, किसान अपने ताकत पर बैठा है और अपने ताकत पर आंदोलन चला रहा है और अपने ताकत पर आंदोलन चलाएगा। आप जहां तक के विपक्ष की बात कर रहे हो, उसको वोट चाहिए, इसमें कोई शंका नहीं है। पर नरेंद्र मोदी जी को मालूम है कि विपक्ष के साथ में वोट नहीं है, इसलिए वो विपक्ष की भी कीमत नहीं कर रहे हैं और वो किसान आंदोलन की भी कीमत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो वोट है हरियाणा और पंजाब के, उनको लगता है ये माइनॉरिटी के वोट है। उनको लगता है कि देश में अभी भी मैं हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीत सकता हूं, और ये विश्वास है करके वो किसान उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। ये बड़ी जिम्मेदारी से मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए, राकेश टिकैत ने तो कहा पहले तो 3 मांगे थी आपके, अब तो 5 हैं। अब तो महापंचायत में प्रस्ताव 5 आए हैं। तो ये नहीं लग रहा है कि इस समय एक तरफ थोड़ा सा नरम हुई सरकार तो किसान नेता गर्म हो रहे हैं? अब नहीं, कि सरकार बिल्कुल नरम नहीं हुई है। आज जो किले निकाली है ना, वो यही दबाव सरकार पर है करके उन्होंने किले निकाली है। और ये 5 मांगे नहीं है, ये मांगे बिल्कुल वही है। स्वामीनाथन आयोग या एमएसपी का कानून, ये एक ही चीज है ना। स्वामीनाथन आयोग और एमएसपी के कानून में सिर्फ फर्क इतना है कि मोदी जी खुद कहते हैं कि हमने स्वामीनाथन आयोग लागू किया, पर स्वामीनाथन आयोग ने जो फसलों का समर्थन मूल्य घोषित करने को कहा था C2 पर 50%, वो नहीं दिया है। A2FL पे 50% दिया है। मैं आपको विनंती करूंगा कि जो अशोक गुलाटी साहब सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उसके मेंबर है, और अशोक गुलाटी साहब का पुराना एक लेख पढ़ लीजिएगा नेट पर। उसमें वो कहते हैं कि C2 पर 50% मुनाफा देकर अगर दाम घोषित किए तो वो आज के दाम जो है उससे 38% ज्यादा घोषित करने पड़ेंगे। हमने कोई भी बदला नहीं किया है। दूसरा, कर्ज माफी की बात आप करें, ये तो बहुत पुरानी मांग है कर्ज माफी की। ये तो गुजरात में देवा नाबूदी बोलते थे, महाराष्ट्र में कर्ज माफी बोलते थे, पूरे देश में है ये। और मोदी जी ने खुद ने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में कि हमारी सरकार आएगी तो पहले मीटिंग में कर्ज माफी होगी। वो 1 लाख रुपए की मोदी जी ने, मनमोहन सिंह ने पूरे देश की कर्ज माफी की थी और मोदी जी ने राज्यों पर ढक्कल दी। ये फर्क है। ये सब फर्क हम अलग अलग ढंग से पहले से ही कहते आ रहे हैं, कोई मांगों में फर्क नहीं हुआ है। ठीक है, आपसे और भी सवाल लेंगे। गौरव जैन जी, एक और सवाल है मेरा आपसे। जो आप कह रहे हैं कि अभी क्या चल रहा है, कहाँ क्या चल रहा है, इससे किसान आंदोलन पर शायद फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर देश के बारे में कुछ कहा जाएगा तो यकीनन सभी पर फर्क पड़ेगा। उसे नजरअंदाज करना क्यों जरूरी है? जब किसानों की मांगों पर आप हंगामा करते हैं, आंदोलन करते हैं, साथ में खड़े रहते हैं, उसकी चर्चा होती है, तो अगर देश के बारे में कोई ऐसा एलिमेंट है जो ये कह रहा है कि देश की सेहत के लिए ये अच्छा नहीं है, एक तरह से हमें आईना दिखा रहा है, तो हम क्यों ना उस पर बात करें? चीज की जड़ तक जाने की, उसकी मूल तक जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज जो जितना भी बखेड़ा ये खड़ा हुआ है, आज हमने देखा कि EIU एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसने भारत को डेमोक्रेसी इंडेक्स में 2 पायदान नीचे कर दिया और उसे फ्लॉड डेमोक्रेसी का नाम दे दिया। तो ये जो सारी चीजें हो रही है, इसकी अगर अपन मूल में जाएंगे तो वो मूल यही है कि जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन को गैर लोकतांत्रिक तरीके से दबाने की कोशिश करी जा रही है, उसी के अंदर से ये अलग अलग चीजें निकल के आ रही हैं। अगर आप किसानों को उनकी उम्मीद के अनुसार आंदोलन करने देते तो ना हिंसा होती, ना विदेशों से लोग ट्वीट करते और ना ही कीले लगाने की जरूरत होती। जब कांग्रेस सरकार में भी अन्ना आंदोलन हुआ था, 10 लाख लोग इकट्ठे हो गए थे रामलीला मैदान में, एक बार भी आगजनी हुई थी? एक बार भी पुलिस ने उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े थे? एक बार भी पुलिस ने उनके ऊपर वाटर कैनन छोड़ा था? क्योंकि हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। और यहाँ पे जो आज सरकार बैठी है उसको लग रहा है कि लोकतंत्र की कोई जरूरत नहीं है, हमें लोगों के वोट नहीं चाहिए, हमें बहुमत है तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हम चाहे देश चाहे हम देश बेच सकते हैं, हम चाहे नोट बंद कर सकते हैं। तो वो एक तरीके से जो लोकतंत्र में विश्वास था वो खत्म हो चुका। और जो दूसरी बात आपने कही
कि तमिलनाडु के जो वो हैं, क्या बोलते हैं आपके सांसद है, वो किसानों से मिलने क्यों जा रहे हैं, आंध्रा के हैं वो मिलने क्यों जा रहे हैं। तो एक सीधा सा आज आपने चौरी चौरा की बात करी, आप बताइए महात्मा गांधी जी कहाँ के रहने वाले थे, वो गुजरात के रहने वाले थे, वो क्यों चौरी चौरा गए। हम एक देश हैं, हर एक भारतीय को हर एक भारतीय का दर्द महसूस होता है, इसलिए हम आज किसानों के साथ खड़े हैं। भले ही मैं झांसी में रहता हूं, मैं दिल्ली में जब किसान उनका समर्थन करूंगा, या बंगाल में अगर कुछ गलत हो रहा होगा मैं उसका विरोध करूंगा, तमिलनाडु में कुछ गलत हो रहा होगा उसका विरोध करूंगा। ऐसी बात नहीं है कि मैं सिर्फ अपने घर की बात करूं और बाकी जो देश है उसको छोड़ दूं। हमें तो बचपन से प्रीएम्बल सिखाया जाता है कि ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। क्या हुआ कि आज हम उन सब संवैधानिक मूल्यों को भूल गए? कैसी बात है ये। और दूसरी बात आपने कही कि अगर लोग सरकार को नीचा दिखा रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं, तो देखिए मैं आज भी बोलता हूँ, अगर कोई देश के खिलाफ एक शब्द भी बोलेगा तो मैं उसका सख्त विरोधी हूँ और उसका सबसे पहले जाके विरोध करूंगा। लेकिन देश की सरकार और देश अलग अलग चीजें हैं। सरकार का विरोध करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, और ये बात मैं नहीं कहता, ये बात आपके अरुण क्या बोलते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कही थी, अरुण जेटली जी ने सदन के पटल पे खड़े होकर कही थी। तो हम तो अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का पालन कर रहे हैं। गौरव जैन जी, मैं सवाल इसलिए पूछ रही हूँ, कल तक किसान ये कहते थे किसी नेता की जरूरत नहीं है, और हम भी कह रहे थे कि किसी के दखल की जरूरत नहीं है, पर दखल अब तो पूरा प्रोपेगेंडा है। और जब आप बोल रहे थे तो हम दिखा भी रहे हैं, जिन मोहतरमा पर वो FIR दिल्ली में हुई है वो क्या कर रही हैं, वो कैसे लोगों को बता रही हैं भारत की एम्बेसी के बाहर हंगामा करना चाहिए, आपको ट्रेंड सेट करना चाहिए, ये हैशटैग लीजिए, इसको टैग कर दीजिए। भारत की सरकार पर दबाव बनाने के लिए पूरा एडवर्टीजमेंट चल रहा है उनके ट्विटर अकाउंट पर। तो ये चीजें तो बताती है ना कि कुछ तो ऐसा होगा ना जो भारत के बाहर भी अगर कुछ हो रहा है तो किसान आंदोलन को ताकत देने के लिए कम नजर आ रहा है ना। वो किसान आंदोलन की ताकत की बात कहाँ हो रही है इसमें? अगर भारत की सरकार एक नाबालिग बच्ची से डर जाए और उसके ट्रेंड करते हुए ट्विटर से डर जाए तो उस सरकार को। गौरव जैन जी, अगर आपकी सरकार होती तो आप यही करते? आप समझिए, आपकी सरकार होती तो आप कहते जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। एक भारत की सरकार एक बच्ची से डर रही है कि कैसी बात कर रहे हैं, जहाँ पे भारत सरकार को अपना दम दिखाना चाहिए। गौरव जैन जी, कमाल की बात कर रहे हैं आप। कोई देश की सरकार को और देश को कुछ बोले तो आप कह रहे हैं सरकार डर रही है उससे। खेमचंद शर्मा जी आ गए बीजेपी से, वो जवाब देंगे आपकी इस बात का। खेमचंद शर्मा जी, कांग्रेस को तो इस बात से आपत्ति नहीं है कि देश को कोई क्या कह रहा है। दूसरा सवाल ये कि तमाम विपक्षी खेमा उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर दिख रहा था आज रामपुर प्रियंका वाड्रा भी गई थी। बॉर्डर तो सिंघू भी है, बॉर्डर तो टिकरी भी है, और 70 दिन से आंदोलन भी चल रहा है। अचानक से हवा बदली तो सबका रुख बदल गया। के मामलों को विदेशों में घसीटना, चाहे वो कश्मीर के मामले को यूएन में ले जाना, और कश्मीर का मामला आज इकट्ठा हुआ है, भटका हुआ है, और हमारे देश को परेशानी हो रही है, उसके पीछे कांग्रेस है। वैसे ही कांग्रेस इस मुद्दे को भी यूएन में ले जाना चाहती है, इस मुद्दे का भी वो विदेशों में दुष्प्रचार करके प्रचार करना चाहती है। वो कह रहे एक नाबालिग बच्चे, वो नाबालिग बच्ची ने एक पूरा इंस्टीट्यूशन है, और उन्होंने जिस तरीके से डिटेन आउट किया उसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे पॉलिटिशियन, बहुत सारी पार्टियां जो भारत की हैं, बहुत सारे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल वो उसमें इन्वॉल्व है। और जिस हैश को यूज करके आपके नेता ट्वीट कर रहे थे, आप लोग ट्वीट कर रहे थे, उसी हैश को वर्ल्ड वाइड वो प्रमोट कर रही है। और बच्ची का आप जो हमारे देश के खिलाफ साजिश करो, आप उनको बच्ची करो, आप उनको बहन बोलिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप उनको बहन बोलिए, बुआ बोलिए, आप उनको जो बोलना है वो बोलिए, लेकिन हमारे लिए वो कंस्पायरेटर है। उन्होंने हमारे देश के खिलाफ साजिश की है, और उस साजिश में कांग्रेस भी शामिल है, दूसरे दल भी शामिल है। और आप जैसे प्रवक्ता, आप जैसे पैनलिस्ट यूथ है जो पढ़ा लिखा है, और वो ये कहता है एक बच्ची से डर गए। अरे भैया, बच्ची हो या बूढ़ा हो, जो हमारे देश के खिलाफ साजिश करता है वो कहता है कि सेमिनार करो और ट्विटर पे बमबार्ड करो। वो ये कहता है कि किस तरीके से आपको लोकल गवर्नमेंट, लोकल हमारी जो वहाँ पे एम्बेसी है वहाँ पे आपको धरना प्रदर्शन करना है, आपको वीडियो कलेक्ट करने, आपको 26 जनवरी पे पूरी तरीके से दंगा कराना है। 26 जनवरी के दंगे से पहले प्लानिंग, पूरी प्लानिंग जो है आपका जो मुंह है वो काला हो चुका है। आपने
कह के ये मान लिया टीवी पे सबके सामने कि आप भी उस साजिश के हिस्सा हो, बराबर के हिस्सा हो, बराबर के हिस्सा हो। मैं आपको बता दूं, हेमचंद शर्मा जी, साजिश को हेमचंद शर्मा कामयाब जी नहीं होने देंगे। हेमचंद शर्मा जी, राजनीति करनी है तो आओ हेमचंद जी, हेमचंद जी राजनीति करते हो, हेमचंद शर्मा जी, मेरी एक बात सुनिएगा जरा। हेमचंद शर्मा जी, आवाज मिल रही है आपको? हमने हराया है, हेमचंद शर्मा जी, आप किसानों के कंधे पे हेमचंद बंदूक शर्मा मत जी, रखो। हेमचंद शर्मा जी, विपक्ष यही है, जी अगले कुछ साल और आपके साथ हैं, वो लड़ने के लिए संसद में लड़ेंगे। शायद आप दूसरे पाले में होंगे, क्या सरकार कहां होगी, ये आने वाले समय में बहुत मौका मिलेगा आप लोगों को एक दूसरे से बहस करने का। किसानों के मुद्दे पर आप भी तो यही कर रहे हैं, जो आप विदेशी ताकतों की तरफ इशारा कर रहे हैं, आप उन्हें ये मौका क्यों दे रहे हैं? दूसरी बात ये, आप कहते हैं कि एक फोन कॉल की दूरी है। एक मिनट सुन लीजिए, आप बार बार समय दे रहे हैं ना उन लोगों को सोचने का, प्लान एग्जीक्यूट करने का, इतना समय आप किसानों को दे दीजिए। कब से बातचीत शुरू कर रहे हैं आप? अभी तक तारीख आपकी तय नहीं हो रही है। आप कह रहे थे प्रधानमंत्री बात कर लेंगे, अब किसान कह रहे हैं चलिए प्रधानमंत्री से आमने सामने बात करा दीजिए, गृह मंत्री से करा दीजिए। अगर हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर नहीं तय कर पा रहे हैं आगे क्या करना है, आप लोग खुद 2 कदम नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं किसानों की तरफ। बता दूं कि सरकार ने 11 राउंड की बातचीत की है। माननीय प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला है, हमारा ऑफर आपके पास है, हम इन बिल्स को, अगर आपको लगता है कि इन बिल से परेशानी हो सकती है, इन बिल को हम होल्ड पे डाल देते हैं। इन बिल को हम होल्ड पे डाल देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेटी बनाई है, इन बिलों को होल्ड पे डाल देते हैं, आप बातचीत करते हैं। अरे क्या दिक्कत है, जब बिल होल्ड पे है और बातचीत का रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने भी खोल दिया, माननीय पीएम साहब ने भी खोल दिया। आओ बताओ, जब लाखों किसान ये कह रहे हैं कि हमें फायदे हैं, वो अपनी सक्सेसफुल स्टोरी बता रहे हैं, तो आप अपनी प्रॉब्लम की स्टोरी भी बताओ, डिटेल में बताओ। आप जहां पे टिके हुए हो, पूरी दिल्ली को परेशान किया हुआ है, बॉर्डर को आपने 2 महीने से सील किया हुआ, आप अपने घर जाओ, बात रखो। आपकी बात बिना सुने कुछ भी नहीं होगा। जब आपको ये तय कर दिया है, देश के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन ने ये आपको बता दिया है कि आपकी बात बिना सुने कुछ नहीं होगा, तो आप क्यों डटे हुए हो? इससे पता चलता है कि राजनीति हो रही है, किसान के नाम पे राजनीति हो रही है, किसान के भले का नहीं सोचा जा रहा है। अगर किसान के भले का सोचा जाता तो आप घर जाओ, घर जाके बात करो, आप रखो, आप बताओ, आप संसद में बताओ, आप एरिया में बताओ, आप डॉक्यूमेंट के साथ बताओ, आप कमेटी को बताओ। अरे बताना नहीं चाहते क्योंकि इनके पास कहने को कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है, और यही तक ये लोग नहीं रुके। अब तो विदेशियों के साथ मिलके साजिश कर रहे हैं। अरे आप में दम नहीं है तो राजनीति छोड़ दो, अगर दम है तो आओ। चुनावों में हम 2 हाथ करते हैं। अभी असम में भी चुनाव होने वाला है, हर जगह आपको जनता ने रिजेक्ट किया है। इन्हीं हरकतों की वजह से जनता ने आपको रिजेक्ट किया है। भविष्य में भी आपको साथ नहीं मिलने वाला। आपने देश का विरोध करके मोदी जी से विरोध करना ठीक है, लेकिन देश का विरोध करके अपने लिए राजनीतिक हेमचंद शर्मा जी, आपने जवाब दे दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि बातचीत की पहल सिर्फ कहने के लिए है कि करेंगे कब, ये नहीं बता पा रहे। विजय जवंदिया जी, एक बात तारीख बता दीजिए, फिर कहाँ मिलने के लिए बुलाया आपने? किसान एक के बाद एक प्रस्ताव पास कर रहे हैं, महापंचायतें हो रही हैं, बॉर्डर पर लोग डट रहे हैं, लेकिन आपको फुर्सत होगी तो आप तारीख बताएंगे बातचीत के लिए। विजय जवंदिया जी, सरकार क्या टाल रही है? बातचीत का रास्ता खुला है, लेकिन कहाँ बातचीत हो रही है? नहीं, देखिए, हमारे ये भाजपा के नेता को मैं बड़े हाथ जोड़ के कहता हूँ, जरा शांति से सुनिए जी। तीसरी जो आखिरी बातचीत हुई उसमें किसान नेताओं ने कहा कि 3 कानून बाजू में रख देते हैं क्योंकि वो होल्ड पे रखने की बात हो गई है, पर हम एमएसपी के कानून की बात करते हैं। तोमर साहब ने कहा इस पे बात नहीं करेंगे, इसके लिए एक कमेटी बना देंगे। उस पंजाब के किसान नेता ने कहा कमेटी बना के क्या करोगे? स्वामीनाथन कमेटी क्या रिपोर्ट आपके पास में है? कोई जवाब नहीं। ये जिस तरह से टाला जा रहा है ये जरा समझने की कोशिश है, पर दुर्भाग्य से इसकी चर्चा ही नहीं आप करने देते और आप बड़ी बड़ी बातें करते हो। अरे भैया, जिस विदेशी ताकतों का इसमें हाथ है उनको सजा दो ना, उनके खिलाफ काम करो ना। कौन नहीं बोल रहा भैया आपको? और विदेशी ताकतें आकर यहाँ पे अगर लाल किले पे सब कर सकती है तो फिर आप क्या कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किसान के आड़ में भी फिर आप किसान को बदनाम करने का काम करते हो। ऐसा अगर हमने आरोप लगाया तो क्या झूठा हुआ हमारा? मुझे ऐसा लगता है कि हम ये नहीं करना चाहते। मुझे बहुत साफ कहना है
कि किसान की मांग बहुत थोड़ी सी है। अगर आपको किसान की एमएसपी की कानून की मांग मंजूर नहीं है तो मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को कहता हूं कि कृषि मूल्य आयोग कल ही बर्खास्त कर देने की घोषणा कर देनी चाहिए। हम सोचेंगे कि आपके सामने आंदोलन करना कि नहीं करना। एक तरफ तो आप बोलते हो कि किसान को अच्छा दाम मिलेगा, आज ही चोरी चोरा में मोदी जी ने वही कहा कि बाजार 1000 बाजार समितियां बनेगी। भाई साहब, आप जरा मेरे साथ में आइए, फसल के दाम कैसे तय होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कैसे तय होते हैं। और अब ये फसल के दाम का मुद्दा तो अंतर्राष्ट्रीय हो गया है और इसीलिए अमेरिका राष्ट्रपति बोल रहा है कि ये आप कर रहे हो, ये अच्छा कर रहे हो, पूंजी लाने की बात कर रहे हो, विदेशी पूंजी लाने की बात कर रहे हो, अच्छी कर रहे हो। ये तो उनके लिए ही खोला जा रहा है ना, हम तो वही कह रहे हैं। मैं एक सीधी बात आपको बताता हूं कि आज 72 रुपए का डॉलर नहीं होता ना तो ना इस किसान को गेहूं में जो बाजार में दाम मिल रहा है वो मिलता, ना सोयाबीन का जो दाम मिल रहा है वो मिलता, ना धान का दाम जो मिल रहा है वो मिलता, ना कपास का दाम जो मिल रहा है वो मिलता। रुपए का अवमूल्यन हुआ है। नरेंद्र मोदी जी रुपए के अवमूल्यन का विरोध कर रहे थे, 40 रुपए का डॉलर बनाना चाहते थे। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से इसका ही जवाब मांगना चाहता हूं कि मेरी बात ये गलत है क्या, सिद्ध कर दो, मैं राजनीति से संन्यास ले लेता हूं। मैं आपका सवाल का जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले गौरव जैन जी, आपसे एक सवाल है। अभी सरकार ने जो पहले किसानों से कहा, लगभग उसी रास्ते पर सरकार है। बदला यह है कि 26 जनवरी के बाद सरकार को भी चिंता है इस बात की कि चक्का जाम वाले दिन या इसी बड़े आंदोलन के बीच में कोई शरारत ना कर बैठे, जिसकी वजह से पिछली बार किसान आंदोलन बदनाम हो रहा था, अगली बार कोई ऐसा कदम ना उठाया जाए। उसकी वजह से गाजीपुर का हाल हम देख रहे हैं। सिंघू या टिकरी पर ऐसा ना हो, उसकी तैयारी भी पुलिस कर रही है। और पुलिस ऐसा नहीं है कि बता नहीं रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, जवाब भी दे रही है। लेकिन ऐसा क्या है जो हम इस सुरक्षा घेरे को भी कई अलग अलग तर्कों में बता रहे हैं कि ये तो किसान आंदोलन के नाम पर उन्हें परेशान किया जा रहा है। किसान जहां पर बैठे हैं उन्हें वहां से कोई उठा नहीं रहा है। किसानों के पास जिस रास्ते से किसान आ रहे हैं, जहां पर बैठे हैं, वहां से आम लोगों की परेशानी जरूर बढ़ी है। आपको नहीं लगता कि वो हाईवे चाहे सिंघू का है, चाहे टिकरी के रास्ते ब्लॉक है, चाहे गाजीपुर के हैं, क्या ये सही तरीका है कि हाईवे ब्लॉक कर मेन रास्तों पर आप बैठ जाएं, एक तरफ पुलिस है, दूसरी तरफ किसान है और लाखों लाख किसान जुटते जाएं? आपको नहीं लगता कि कोई स्थिति पैदा होगी तो आप फिर सरकार को कहेंगे सरकार क्या कर रही थी? नहीं, मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। हाईवे पर बैठना 100% गलत है और किसानों को हाईवे पर बैठाने वाली सरकार ही है। किसान तो चाह रहे हैं कि रामलीला मैदान में जाने दीजिए, 10 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था है वहां पे, जैसे आंदोलन होते हैं। और ये पहला आंदोलन नहीं है रामलीला मैदान में, सैकड़ों आंदोलन हो चुके हैं। तो जो चलता आ रहा है, जो प्रेसिडेंट आप हो तो होने दीजिए। सरकार ही है ना जिन्होंने रोक के रखा है। किसान तो जा रहे हैं वहां पे दिल्ली की तरफ, आप ही ने दिल्ली की बॉर्डर को रोक के रखा है, आप ही ने बैरिकेड लगाए हैं, आप ही ने वहां पर कटीले तार लगाए हैं। सरकार, जो किसान है वो तो सीधे सीधे जा रहे हैं। और अगर किसानों को वहां पर जाने देंगे तो ऐसे कोई यहाँ पे स्थिति पैदा नहीं होगी कि आपको बैरिकेड लगाने पड़े या आपको कुछ और लगाने पड़े। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की जिद है और सरकार की नाकामयाबी है कि वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती, इसलिए ये सारी स्थिति उत्पन्न हुई। और जितनी भी ये हिंसा हो रही है, कैसे हो रही है, हमने देखा वहां पर किस प्रकार से, जैसे हमने जेएनयू में भी देखा था या बाकी कॉलेज में देखा था, किस प्रकार से लोग आरएसएस के वहां आके इन्फिल्ट्रेट करते हैं और फिर हत्या करते हैं, हिंसा फैलाते हैं। वैसे ही यहाँ पर एक पैटर्न दोहराने की कोशिश की गई थी, लेकिन चूंकि यहाँ पे समर्थन इतना मिला लोगों को कि वो लोग भाग गए। अभी आप देखिए संडे को, पिछले संडे को भी यही वहां पे दोहराने की कोशिश की गई थी। लोगों ने बोला कि मैं यहाँ पर लोकल हूँ, मैं वहां पर लोकल हूँ। जब कैमरे के सामने आया तो वो बता नहीं पाए वो कहाँ के रहने वाले हैं। तो हमें दोनों चीजों को देखना पड़ेगा। जो मनदीप सिंह जो पत्रकार थे, उन्होंने तो ऑन रिकॉर्ड, वो पत्रकार तो उन्होंने अपनी टेस्टिमनी दी कि इन लोगों को कौन समर्थन दे रहा, कैसे पुलिस इन्हें आने दे रही है, कैसे पुलिस इन्हें आगे जाने दे रही है, कैसे जो किसान है उन्हें प्रताड़ित करा गया है। और इस रिपोर्ट को दिखाने के लिए उनको जेल में डाला गया। तो वो तो आप उन्हीं की टेस्टिमनी सुन लीजिए। आज वो एक इंटरव्यू करेंगे तो उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहले तो ये कहा गया था कि कोरोना काल है, इसलिए अब कहीं भी इकट्ठा नहीं हो सकते, आंदोलन नहीं कर सकते, दिल्ली नहीं आ सकते। फिर 26 जनवरी का हवाला दिया गया कि ऐसा नहीं कर सकते। अब तो लगता है कि कोर्ट ही शायद आपको समझा पाएगा इस बात को कि कोई जगह होनी चाहिए जहां पर किसान प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हाईवे से हटाने के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं क्या आप? नरेंद्र मोदी जी अभी सवागिरी चौराहे मेरे को बोलने दें।
प्रियंका जी गौरव को बोलिए, एक बार मेरे को बोलने दें, इनका बात हो गई है। देखिए, बुराड़ी का ग्राउंड सरकार ने तय किया। अगर आंदोलन करना था, अगर दिल्ली को परेशान नहीं करना था, तो बुराड़ी के ग्राउंड में क्या परेशानी हुआ, सारी व्यवस्थाएं की गई। कांग्रेस ने ही भड़काया, बहकाया। नहीं, बुराड़ी के ग्राउंड में मत बैठो, बुराड़ी के ग्राउंड में बैठोगे तो आपकी बात सरकार नहीं सुनेगी, आपको एक तरफ कर दिया जाएगा। अरे क्यों नहीं सुनेगी, किसान है, किसान कहीं भी बैठेगा, सरकार बात सुनेगी। और इन्होंने ही 26 जनवरी को ये भड़काया, इन्होंने ये तय किया कि 26 जनवरी को ना चाहते हुए, ये जानते हैं कि 26 जनवरी हमारे देश का सबसे बड़ा त्योहार है। उस दिन पूरे विश्व की नजर हमारे ऊपर रहती है, हमारी संस्कृति, हमारी आन बान शान पूरे विश्व को दिखाने का समय। इन्होंने ये तय कराया कि उस दिन किसान दिल्ली में घुसे, उस दिन हमारे देश की बदनामी हो। सरकार ने कहा चलो ठीक है, 5 राउंड की बात हुई। दिल्ली पुलिस कांग्रेस पार्टी के अंदर है क्या? लेकिन दिल्ली में क्या हुआ, अब ये क्या चाहते हैं कि किसानों को रामलीला मैदान, मतलब सेंट्रल दिल्ली में ट्रैक्टर के साथ आने दिया जाए। 10 लाख किसानों को सेंट्रल दिल्ली में ट्रैक्टर के साथ आने दिया जाए। ऐसी बातें करते ये व्यक्ति जो बेटा को छोटी बच्ची कहता है, अपनी बहन कहता है, जो हमारे देश के खिलाफ साजिश करती है, ये साजिशकर्ताओं को बच्ची और बहन कहते हैं। ऐसे लोगों से पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव बात तो कभी भी निकल नहीं सकती। और ये तो युवा है, मेरे को दुख होता है कि युवा भी कांग्रेस के राहुल गांधी की तरह करप्ट हो चुके हैं, वो भी बर्बाद हो चुके हैं, वो भी कंफ्यूज हो चुके हैं। अरे भैया, देश के खिलाफ मत जाओ, मोदी जी से नफरत करनी है करो, हमसे राजनीति करनी है करो, चुनाव लड़ना है लड़ो, देश के खिलाफ मत जाओ। खेमचंद शर्मा जी, खेमचंद शर्मा जी, मत बोलो। खेमचंद शर्मा जी, अभी 6 फरवरी सिर्फ एक दिन बाकी है, चक्का जाम की तैयारी है किसानों की, और अलग अलग राज्यों के अंदर ये किसानों को समझाया भी जा रहा है कि चक्का जाम में क्या करना है। राकेश टिकैत ने न सिर्फ चक्का जाम बल्कि अक्टूबर तक का प्लान बता दिया है कि सरकार को घेरना है, सरकार पर दबाव बनाना है, तो बॉर्डर से नहीं हटना है। आप भी सुन लीजिए एक बार, आज फिर से उन्होंने दोहराया है 6 फरवरी को किसान क्या करेंगे। मुझे कहीं जाना गया, यहीं तो हूं मैं, बताओ आप आज बोल लोगे मैं जवाब दूंगा। 6 तारीख की रणनीति है कि 3 घंटे का जाम रहेगा, दिल्ली में तो वो होगा नहीं, और दिल्ली के बाहर वो रहेगा, पूरे देश भर का रहेगा वो मामला, वहां पे रहेगा। और जो गाड़ियां उसमें आवेगी, रुकेंगी, उनको लंगर का, पानी का, भोजन का, चने का, मूंगफली का, वो उनको सब करवाओगे और बताओगे सरकार की भाई ये सरकार कर रही है हमारे साथ में। नहीं, मैं अपने आप गांव वाले कर लेते हैं, वो तो चले गए, वो तो खत्म होगी बात। अब तो दूसरी करो बात। जींद गए थे, जींद में वे तैयारी कर रहे सब, जब भी जरूरत होगी वे आएंगे। और पूरा धरने की कमान जो हरियाणा में पोर्ट धरने हैं, वहाँ पे लोग आ रहे हैं, और इधर तक भी वहाँ के लोग आ रहे हैं। एनसीआर को लेकर क्या रणनीति बनाई है 6 तारीख की? दिल्ली एनसीआर में अरे एनसीआर नहीं, दिल्ली अलग क्षेत्र है, एनसीआर तो मुजफ्फरनगर तक का है। हमने दिल्ली में कहा कि दिल्ली में थोड़ा हम जाम कर रहे, कहीं दिल्ली में नहीं, दिल्ली जो अंदर है वहां तो अपने आप ही कर लिया भाई, वहां तो राजा ने अपने आप किलेबंदी कर ली, हमारे जाम करने की जरूरत ही नहीं। बॉर्डर पर किलेबंदी है तो यकीनन दिल्ली के अंदर तो जाम नहीं होगा, लेकिन चक्का जाम पूरे देश के अंदर दिल्ली के अलावा होगा। खेमचंद शर्मा जी, किसान ये बता रहे हैं कि जिस भी रास्ते पर आप चलना चाहते हैं, चाहे आप थोड़ी नरमी रखना चाहते हैं या आप फिर से सरकार अपने तेवर बदलना चाहती है, लेकिन किसान अड़ा हुआ है। और इस किसान आंदोलन में 26 जनवरी के बाद ताकत बढ़ी है और विपक्षी खेमे को इस बात का एहसास हुआ है, शायद इसीलिए 70 दिन के बाद जरूर गए हैं, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर तक विपक्ष पहुंच गया है। सिंघू टिकरी, हर किसी की नजर गाजीपुर बॉर्डर पर है, क्योंकि यहीं से एक आवाज उठी थी जिसके बाद पुलिस कभी ना तो राकेश टिकैत के नजदीक गई और ना कोई ऐसा फरमान आया कि किसानों को यहां से इतनी बड़ी संख्या में जो बैठे हैं उन्हें कहां लेकर जाना है। क्या कोई रणनीति बनाने की वजह से आप लोग समय ले रहे हैं कि किसानों से बात करेंगे तो थोड़ा इस बार कोई नया पैटर्न सेट होगा? किस बात का इंतजार हो रहा है? किसान तो एक के बाद एक रणनीति आपके आगे रख रहा है। प्रियंका जी, मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं गांव में पढ़ा हूँ, गांव से मैं आया हूँ। हम किसानों के साथ बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन आप राजनीतिकल जो राजनीति में तो हमसे बार बार हार जाते हैं, तो वहां पे तो कुछ कर नहीं पाते।
वहां पे बार बार फेल हो जाते हैं, वो किसानों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, उनको कैसे सेटिस्फाई करें? मैं विजय जी से पूछना चाहता हूँ, अरे विजय जी, जब आंदोलन शुरू हुआ था किस बात पे शुरू हुआ था? वो आंदोलन शुरू हुआ था कि भाई हमारी जमीन चली जाएंगी, सरकार ने गारंटी दी है हमारे किसान की जमीन नहीं जाएगी। आपने बोला था जो एमएसपी सिस्टम है, जो 65 साल से एमएसपी सिस्टम चल रहा है, वो खत्म कर दोगे, हमने गारंटी दी थी, नहीं खत्म होगा। संसद में बोला, पीएम ने बोला, कहाँ दिक्कत है? आपने बोला कि एपीएमसी की जो मंडियां हैं वो खत्म हो जाएगी। अरे सरकार ने गारंटी दी, नहीं खत्म होगी। सरकार ने कहा एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है वो रहेगा, लेकिन हम मंडियां देंगे, हम प्राइवेट मंडियां लाएंगे, हम कंपटीशन पैदा करेंगे, जो हमारे किसान को एम्पावर करने के लिए 70 साल से रिफॉर्म नहीं हुए, जो रिफॉर्म पेंडिंग थे, जिन्होंने किसी ने भी किसानों के खिलाफ नहीं सोचा, किसानों के फेवर में उन्होंने कोई काम नहीं किया। हम किसानों के फेवर में काम करना चाहते हैं, उसके तहत एडिशन होगा कि मंडियां आएंगी, प्राइवेट मंडियां आएंगी, किसान चाहे प्राइवेट मंडी में बेचे या एपीएमसी मंडी में बेचे। कॉन्ट्रैक्ट में पहले से किसान के पास ये अधिकार होगा, जो प्राइस तय करना चाहे वो मेंशन करे। अगर फसल ज्यादा भी होती है तो भी व्यापारी को खरीदना पड़ेगा, और व्यापारी ना जी ये बातें आपने कई बार बता दी हैं, और 70 दिन में कम से कम 70 बार तो सब लोगों ने सुनी होंगी। एक सेकंड खेमचंद जी, ये बातें 70 दिन में 70 बार दोहराई गई होंगी, उससे नहीं समस्या का सोल्यूशन हो रहा है। विजय जवंधिया जी, जल्दी से ये बताइए कि आप एक ही बार को बार बार सरकार के सामने रख रहे हैं, फिर सरकार सुनती है, कभी नहीं सुनती है, क्यों ऐसा हो रहा है बार बार? सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया, उससे भी मसला कहीं हल पर पहुंच नहीं रहा है। देखिए, आपके माध्यम से मैं सुनने वाले सभी को यह समझाना चाहता हूं कि मोदी जी ने 2014 के चुनाव में हमको प्रॉमिस किया था कि स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से 50% मुनाफा जोड़कर दाम देंगे, फिर किसानों की आत्महत्याएं बंद हो जाएगी। ये कहा था कि नहीं कहा था? भारतीय जनता पार्टी ने हमको दे रहे हैं भैया, कि हमने नहीं कहा। दे रहे हैं विजय जी, नहीं दे रहे हैं तो आप प्रूव करिए, मैं प्रूव करता हूँ। हम दे रहे हैं, सुन लीजिए, आप दालों का, आप सरसों का रेट देखिए, आप मेरे को बताइए। वो बता रहे हैं, एक मिनट सांस लीजिए, एक मिनट रुकिए जरा, वो बता रहे हैं कि कैसे नहीं मिल रहा है। आपने जो फॉर्मूला किसानों को समझाया, खेमचंद जी सुन लीजिए, वो बताएंगे आपको किस फॉर्मूले से आप समझा रहे हैं उनको, सुनिए जरा। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, आप जो कह रहे हैं ना कि आपने बहुत दाम बढ़ाया है, मैं आपको मनमोहन सिंह के 2 साल के दाम बताता हूँ, और ये मेरे दाम गलत होंगे ना तो मैं राजनीति से संन्यास लूंगा। तो कल से आपने आना बंद, सरसों का रेट बताइए, गेहूं का रेट बताइए, फिर आप किसका रेट देखिए। अरे सुनो तो सही। देखिए, 2007-8 में मनमोहन सिंह के राज में ज्वार का रेट 600 रुपए था, वो 8-9 में 840 किया। मकई का रेट 620 था, वो 840 किया। मनमोहन सिंह से सरकार हमने 2014 में ली है, आप 13-14 का रेट बताइए ना, 12-13 का रेट बताइए। आप कहाँ पहुंच रहे हो? इसका मतलब कि 6 साल से लेके मनमोहन सिंह जी ने रेट नहीं बढ़ाया, तो आप कांग्रेस को बोलिए ना। अरे विजय जी, आप 6 साल की बात कर रहे हो, खेमचंद जी, हमारे पास पूरी बात तो सुन लीजिए। खेमचंद शर्मा जी पूरी बात तो करने दीजिए उनको, आप पूछ लीजिएगा सवाल। और बात तो सुन नहीं रहे आप। मेरा कहना यह है कि 8-9 में मनमोहन सिंह जी ने 28 से 50% फसलों के दाम बढ़ाए थे। स्वामीनाथन आयोग को एक प्रकार से लागू करना शुरू कर दिया था, वो प्रचार नहीं कर पाए। और यूपीए 2 में फिर शहरी लोगों का दबाव आ गया, सुषमा स्वराज जी भी महंगाई चिल्लाती थी, और इसलिए फिर दाम बढ़ाना कम हो गया, और उसी का फायदा मोदी जी ने 2014-15 में लिया। अब आप कहते कानून की बात, तो हमारा नम्र मत यह है कि फिर 2014-15 में बोलना था कि हम 3 कानून लाएंगे और आपको आजाद कर देंगे। हम इसीलिए कह रहे हैं कि हमको सिर्फ एक कानून बनाकर दे दो, एमएसपी का कानून बनाकर दे दो। मैं आपको कहता हूं कि कल आंदोलन खत्म हो जाएगा, सब किसान मोदी जी को धन्यवाद देकर घर चले जाएंगे। आप कर दीजिए, और आपके चरणों पर मेरा सर रखने के लिए मैं लखनऊ में या दिल्ली में कहीं पे भी आ जाऊंगा साहब, आप बुला लीजिएगा मेरे को। विजय जवंधिया जी और साथ ही साथ खेमचंद शर्मा जी और गौरव जैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, इस चर्चा का हिस्सा बने, और आपने बताया कि ये किसान आंदोलन से निकलकर
अब जो हवा बह रही है उसमें विपक्ष भी अपना हाथ धो रहा है और विदेशी स्तर पर भी यानी वैश्विक लेवल पर भी ये दिख रहा है कि जिस को भी किसान आंदोलन में जहां जहां जरूरत महसूस हो रही है वो अपना योगदान दे रहा है, भले ही वो सरकार की खिलाफ नहीं देश के खिलाफ भी बोलने पर उतर आए। लेकिन आज हमने देखा कि दिल्ली पुलिस ने बढ़ चढ़कर इस बात को जाहिर किया कि किसी भी सोशल मीडिया पर कहीं पर भी अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर प्रोपेगेंडा फैला रहा है तो उस पर पूरी तरह से पुलिस नजर बनाए हुए है। लेकिन इससे कहीं ज्यादा किसान आंदोलन पर दुनिया भर के लोगों की नजर है कि आखिर होगा क्या सरकार वाकई में ऐसा कोई फॉर्मूला ढूंढ रही है जिससे किसानों को मना लिया जाएगा, या फिर जिस रफ्तार से किसान आंदोलन आगे बढ़ रहा है आने वाले समय में क्या रूप लेगा वो देखना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। ये सब फैसले हमारे किसान को आत्मनिर्भर बनाएंगे। भाई वहाँ तो राजा ने अपने आप किलेबंदी कर ली, हमारे जाम करने की जरूरत ही नहीं। हम अनाज बो रहे थे, वहाँ पर वकील बो रहे थे।